मैथ्स विद पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उससे पहले बता देती हूँ कि चैप्टर का सिर्फ मैं कंटेंट समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी जिससे हम एक्सरसाइज खुद कर पाएँ। बाकी भी अगर एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक्सरसाइज की भी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम है हमारा सेट्स। तो सेट नाम से ही पता चल रहा है क्या, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मेंबर्स का कलेक्शन। सपोज हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो नेचुरल नंबर मेरे कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़कर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर को अगर मैं एक साथ लिख दूँ, अगर मैं एक साथ रख दूँ तो वो सारा क्या, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा एक सेट कहलाएगा। किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो डेफिनेशन होती है द सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मेंबर्स का, किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन, अच्छे से वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है। अब सेट हमारे दो फॉर्म में लिखे जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या फॉर्म होते हैं? देखो, सेट के लिखने का तरीका होता है। ऐसे तो ना वो हवा में फेंक दिया सेट है, नहीं। सेट को हम किस तरह से लिखें? जैसे रोस्टर फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का ही लेती हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर मेरे साथ कौन से नंबर्स होते हैं? वन से लेके 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है? डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन, मतलब अप टू इनफाइनाइट। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है भाई, ये स्टॉपेज नहीं है इनका, इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सेट को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी ब्रैकेट से होगी और क्लोज हमारी ब्रैकेट से होगी। सेकेंड थिंग, सेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं या तो हम उन्हें एलिमेंट बोलते हैं, मोस्टली हम एलिमेंट्स ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट भी उनको यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हमारे मैथ्स में हम एलिमेंट यूज़ करते हैं। सो दीज आर 1 2 3, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं? एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते जाते हैं, किससे? कॉमा साइन से। एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते जाते हैं कॉमा साइन से। क्लियर? इतना कुछ हमें ध्यान रखना है कि हमारा सेट लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट अ सेट, ठीक है। तो ये हमारे सेट को लिखने का एक तरीका है। अब इसमें हमारे दो फॉर्म हमने पढ़े, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जिसमें जैसा बोला गया है वैसे के वैसे उसको नंबर्स में लिख दो, वो एक सेट है। जैसे मैंने अभी नेचुरल नंबर का ही बोला कि नेचुरल नंबर का आप सेट लिखिए, तो आप किस तरह से लिखोगे कि भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू सो ऑन, मतलब अप टू इनफाइनाइट होते हैं। बस उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और एलिमेंट मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिए। ये मेरा कौन सा फॉर्म होता है? ये मेरा रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ मैं रोस्टर फॉर्म का, तो मैं आपको अगर बोलूँ कि आप मुझे वॉवल सेट का रोस्टर फॉर्म बनाइए, तो ठीक है। तो सेट में मुझे पहले ये पता होना चाहिए वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म हुआ। रोस्टर फॉर्म में हम कॉमा यूज़ करते हैं और सारे नंबर्स को या सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। अब हमारा सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कॉलन यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या कि लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, सेकंड कॉलन यूज़ करते हैं। और कॉलन का मीनिंग क्या होता है लैंग्वेज में? सच दैट। कॉलन अगर हमने लिखा है और हम उससे रीड कर रहे हैं तो रीड करने में हमारी लैंग्वेज में आएगा सच दैट। अब सच कॉलन के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली लेटर। अब वो अल्फ़ाबेटिकली लेटर हमारा स्मॉल लेटर होता है और हम उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम ये पूरे एलिमेंट को एक सिंबल में डिफाइन कर रहे हैं, तो वो एक लेटर ले लेते हैं, ठीक है। क्या इतने सारे एलिमेंट हैं सेट में, तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको सपोज किसी एक लेटर में डिफाइन करेंगे, देन कॉलन, देन आफ्टर कॉलन हम क्या लिखेंगे? वही एलिमेंट की हम कैरेक्टरिस्टिक कॉलन के बाद लिख देंगे। मतलब वो एलिमेंट है क्या,
वो कितनी बाउंडेशन में है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हम आफ्टर कॉलन लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम ये नेचुरल नंबर वाला एक एग्जांपल लें, ठीक है। तो इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या बोला मैंने कि इनको एक लेटर में हम डिफाइन करें, तो वो मैंने ले लिया x। नाउ अब हम लगाते हैं कॉलन। अब इसको रीड करते हैं, x सच दैट, x सच दैट। x मतलब क्या है, तो वो हम आगे लिख रहे हैं कि x क्या है। x क्या है, x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। अब x एक एलिमेंट है, यहाँ पे x एक एलिमेंट है, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, ठीक है। तो वो सबको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x सच दैट x is a natural नंबर। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में लिखते हैं। और फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में उस एलिमेंट्स को एक लेटर से डिफाइन कर देते हैं, और कॉलन के राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं उसी एलिमेंट की, उसी सेट की प्रॉपर्टी को। सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा फर्स्ट आता है एम्प्टी सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी, खाली सेट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाइए। तो भाई 9th क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उनके ये नाम है, तो आपने नाम के अकॉर्डिंग एक सेट डिफाइन कर दिया, या तो रोस्टर फॉर्म है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म है। अब वो डिफाइन करने के बाद फिर मैंने आपसे दोबारा कहा कि भाई एक सेट और बनाइए, कौन सा। अब ऐसे बच्चों का सेट बनाइए जो 9th में भी हो और 10th में भी हो। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे पॉसिबल है, जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं वो 10th में कैसे पढ़ेंगे, वो जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं वो 9th में कैसे पढ़ेंगे। तो दोनों क्लास में कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि आप जो सेट बनाने का बोला जा रहा है वो सेट मेरा कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं। उसको हम डिफाइन किससे करते हैं, उसको हम फाई से डिफाइन करते हैं, और इसको हम खाली ब्रैकेट से भी डिफाइन करते हैं, और इसको हम बोलते हैं नल सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। नल मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, एम्प्टी मतलब खाली है। तो इसको फाई लिख दिया, इसका मतलब भी क्या है, फाई लिखा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। और बिल्कुल ब्लैंक ब्रैकेट हमने लिखे हैं ओपन एंड क्लोज, तो वो भी हमारा किसका, एम्प्टी सेट को डिफाइन करता है। अब हमारा सेकंड आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी हमें नाम से पता चल रहा है। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे काउंटेबल हैं। काउंटेबल मतलब हमें पता है कि यहाँ इनकी बाउंडेशन यहाँ तक है, इससे आगे कोई नंबर नहीं है। तो बाउंडेशन आ गई तो वो हो गए मेरे फाइनाइट सेट, मतलब जिसमें एलिमेंट मेरे काउंटिंग हो रहे हैं फाइनाइट सेट, और जिसमें काउंटिंग नहीं हो रहे हैं वो इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक अगर ऐसा बोलूँ कि आप एक सेट डिफाइन कीजिए, वो सेट कैसा है, एक उसमें सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर हो, अ सेट इज ऑफ नेचुरल नंबर्स बट मैंने वहाँ कंडीशन डाल दी, बट नंबर लाइज बिटवीन 3 to 10। नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या डाल दी कि भाई बिटवीन 3 to 10। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि 3 लेस देन x लेस देन 10 का मतलब होता है 3 और 10 हमारे एक्सक्लूड होते हैं, 3 और 10 इंक्लूड नहीं होते। अब ऐसा मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला अभी, उसका आप सेट कैसे बनाओगे, तो उसका सेट मैं ऐसे बनाऊंगी कि मुझे 3 से 10 तक के बीच के नंबर चाहिए। तो मेरे 4 से स्टार्ट होंगे, 5, 6, 7, 8 और 9 तक जाएंगे। तो ये सेट मेरा कहलाएगा फाइनाइट सेट। और यहाँ मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट लिखा है ना, ये सेट मेरा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसी तरह हम होल नंबर्स का बना सकते हैं। बाउंडेशन आ जाएगी तो वो मेरा फाइनाइट सेट हो गया, और इनफाइनाइट मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, वो डॉट 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 शो होता है जिसमें, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर। अब हमारा थर्ड आता है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, कोई भी दो सेट ऐसे जिनमें सेम एलिमेंट है, कोई भी दो सेट ऐसे जिनमें सेम एलिमेंट है, तो वो दोनों सेट
आपस में कहलाते हैं इक्वल सेट। जैसे मैं आपको अलग अलग तरह से दो क्वेश्चन दूँ लेकिन दोनों के सेट सेम बनेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको कि आप एक ऐसा सेट डिफाइन कीजिए, डिफाइन अ सेट इज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। एक सेट ये, ठीक है। अब 1 से 10 के बीच में आपको इवन नंबर का सेट बनाना है, हम इक्वल सेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने ए से डिफाइन कर रही हूँ 1 से 10 के बीच के इवन नंबर। तो हमें पता है 1 to 10 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8। 10 नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें 1 to 10 के बीच के चाहिए, बिटवीन 1 to 10। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक और सेट डिफाइन कीजिए। कौन सा? एक और सेट डिफाइन कीजिए जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 हैं और कहाँ से कहाँ तक, वही 1 to 10 के बीच के। तो वो भी हमारे क्या होंगे, ये होंगे। अब दोनों सेट डिफाइन होने के बाद अब आप खुद ही देखकर कह सकते हो कि भाई ये दोनों सेट जो है मेरे कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। यहाँ पे ये दोनों सेट मेरे कैसे, इक्वल सेट। क्लियर। अब हमारा कौन सा बचा, सबसेट। अब हमारा नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई, सेट का छोटा बच्चा, सेट का बेबी, सबसेट, ठीक है। तो मतलब एक आपको सेट ऑलरेडी गिवन है और एक सेट में से कुछ एलिमेंट हमने छांट के एक और सेट बना लिया। तो वो जो छांट के जो छोटा सा एक और सेट बनाया, वो सेट जो बड़े वाले सेट का क्या है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट वरी। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यही वाला लिया। चलो ये मेरा सेट है, ठीक है, ये मेरा सेट है, इसको मैं ए से डिफाइन कर रही हूँ। अब मैंने एक सेट और ले लिया यहाँ से, 4, 7 और 8, मतलब जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए और इसमें से ही 3 एलिमेंट पिक कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि 4, 7, 8, तो इसके अंदर भी है 4, 7 एंड 8। तो यहाँ पे जो B है, B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ पे हम कहेंगे कि B जो है, B इज सबसेट ऑफ A। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है, इसे लिखने का तरीका होता है, यहाँ बता देती हूँ मैं, B सबसेट ऑफ A। ये सिंबल होता है, ये हमारा ग्रीक सिंबल होता है जो किसको डिफाइन करता है, सबसेट को। तो जिसका सबसेट हो वो आगे लिखते हैं और जो सबसेट है वो पीछे लिखते हैं, ठीक है। अब सबसेट है तो हम इस तरह से सिंबल बनाते हैं और सबसेट नहीं है तो हम उस पर एक स्लैश कर देते हैं। तो ये इसको हम पढ़ेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ A। क्लियर। इसको रीड करने का ये तरीका है और इसको रीड करने का B सबसेट ऑफ A, ठीक है, समझ आ गया। तो हम और पढ़ते हैं दो ऑप्शंस को। जो फर्स्ट है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स हैं, हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन हमारा रियल नंबर्स कहलाता है। अब रियल नंबर्स के सबसेट तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर जो हैं, रैशनल नंबर का जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का। क्लियर। रियल नंबर्स के अंदर कौन से आ रहे हैं, सारे नंबर्स आ रहे हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, सारे नंबर्स हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंदर से रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। क्यों, क्योंकि इंटीजर में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते ही है ना, और नेगेटिव भी आते हैं, और होल नंबर में हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है और जो होल नंबर है वो किसके सबसेट हैं, वो हमारे रैशनल नंबर के भी सबसेट है और हमारे रियल नंबर के भी सबसेट हैं। क्लियर। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ये भी समझ लेते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब एक सेट में से बहुत सारे सेट निकल रहे हैं, तो वो जो मेन सेट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो वही हम एग्जांपल यहाँ पर रियल नंबर का ले सकते हैं। रियल नंबर के जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रियल नंबर जो है वो कैसा सेट कहलाएगा, रियल नंबर हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब उसके अंदर से बहुत सारे सेट बन रहे हैं, तो वो मेन सेट जो हमारा है वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब हमारा ये लास्ट समझो इसका
कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स हमारे दो तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब डिफाइन कैसे करते हैं मैं यहाँ बताती हूँ। देखो, ये इस तरह से अगर डिफाइन कर रहे हैं हम किसी इंटरवल को, तो ये हमारा कहलाता है ओपन इंटरवल, ठीक है, और क्लोज हमारा कहलाता है इस तरह से। अब इनमें क्या अंतर है? अब जैसे आपको एक सेट दिया है और उसमें इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है, ये इस तरह से गिवन है, तो अगर आपको बोला है कि भाई आप इसको इंटरवल में डिफाइन कीजिए, तो ये इस इक्वेशन को देख के आपको ये पता चल रहा है कि a जो है वो x से लेस देन है, ठीक है, और b से x लेस देन है। समझ आया? b से x लेस देन है और a x से लेस देन है। तो यहाँ पे इक्वल कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि a और b इंक्लूड नहीं है। तो a और b मेरे किस इंटरवल में आएंगे? a और b मेरे ओपन इंटरवल में आएंगे, ठीक है। कब? जब इक्वल नहीं लगा हो। अब लेस देन के साथ मेरे दोनों में इक्वल लगा है, इसका मतलब जो x है वो a के भी इक्वल है और b के भी इक्वल है, मतलब वो a और b को इंक्लूड कर रहा है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इंक्लूड, जो आप नंबर्स लिख रहे हो इंटरवल के वो इंक्लूड है वो इंटरवल में, और ओपन में वो इंक्लूड नहीं है, उनके बीच के नंबर इंक्लूड है, उनके बीच के नंबर इंक्लूड हैं, वो इंक्लूड नहीं है। अब देखो, ओपन इंटरवल में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इस तरह से और एक होता है हमारा इस तरह से। ये भी हमारे किस में आते हैं? ओपन इंटरवल में आते हैं। अब इनका मतलब क्या है? मैंने देखो ए के पहले ओपन इंटरवल लगाया है और बी के बाद मैंने क्लोज इंटरवल लगाया है, तो भाई इसका मतलब होता है कि ए एक्सक्लूड है, मतलब ए इंक्लूड नहीं है, और बी मेरा इंक्लूड है। मतलब क्लोज इंटरवल इंक्लूड को बताता है, ओपन इंटरवल एक्सक्लूड को बताता है। क्लियर? अब इसको भी समझो, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ये ए के पास में क्या है? क्लोज इंटरवल, मतलब ए इंक्लूड है, ठीक है, और उस इंटरवल में ए इंक्लूड है और बी एक्सक्लूड है। क्यों? क्योंकि बी के बाद मेरा ओपन इंटरवल लग रहा है, मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई बी इंक्लूड नहीं है। ये होते हैं हमारे इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में कि आपको सेट दिया है, सबसेट दिए हैं, और फिर आपको उनको ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में शो करना है। तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ओपन इंटरवल के ब्रैकेट इस तरह होते हैं, क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट ये होते हैं। और डिफाइन क्या करते हैं ओपन एंड क्लोज इंटरवल? ओपन इंटरवल ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये दोनों जो नंबर हैं ये एक्सक्लूड हैं, ये उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दूँ, जैसे यहाँ लगा है, एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज, तो जिस साइड क्लोज है ना वो वाला नंबर इंक्लूड हो रहा है, और जिस साइड ओपन इंटरवल है ना वो एक्सक्लूड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे है, और यहाँ पे ये कौन सा है? क्लोज इंटरवल, तो ए इंक्लूड कर रहा है इंटरवल, और बी के पास में कौन सा है? ओपन इंटरवल, तो बी एक्सक्लूड है उस इंटरवल में। इंटरवल्स क्लियर हो गए? चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। बहुत अच्छे से समझ लेना है इसको, इजी है। देखिए, वेन डायग्राम होता क्या है? इसमें हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर हम सबसेट ड्रॉ करते हैं। मतलब इसको एक ड्रॉ के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में सेट्स को बहुत इजीली समझा जा सकता है, क्योंकि लैंग्वेज में हम इतने अच्छे समझ नहीं सकते हैं जितना हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में या फिगर फॉर्म में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं फटाफट से वेन डायग्राम एक्चुअल होता क्या है। तो इसमें एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब एक मेन सेट जिसके अंदर सारे सबसेट हैं, तो उसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक क्या है? यूनिवर्सल सेट है, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके जो सबसेट होते हैं, किसके? यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उन्हें हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। जो हमारा एक सर्कल होगा वो एक क्या है? सबसेट ऑफ यू, और जो बाकी के और सर्कल्स हैं वो सभी क्या है? हमारे सबसेट ऑफ यू। अब वेन डायग्राम में ये देखते हैं हम कि जो सबसेट्स हैं सारे ए बी सी डी ई, मैंने कितने? 5 बनाए, 5 सबसेट बनाए, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं वो हम वेन डायग्राम में देख के ही समझ जाएंगे। कैसे? देखो, फर्स्ट देखो हमारा ए सबसेट ऑफ यू,
ठीक है, A इज सबसेट ऑफ U एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। अब देखो A के कुछ एलिमेंट और B के कुछ एलिमेंट सेम होंगे, ये हमें डायग्राम से पता चल रहा है। क्या A और B एक दूसरे को थोड़ा सा अटैच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि A के कुछ एलिमेंट और B के कुछ एलिमेंट आपस में सेम होंगे। ठीक है, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली A और D के लिए बोलें, अब यहाँ पे अगर मैं A और C की बात करूँ या B और C या कोई भी एक इधर से ले लो और एक C, तो C सबसेट जो है मेरा थोड़ा सेपरेट है, कनेक्शन कुछ भी नहीं है इनके सेट से। तो यहाँ पे जो मेरा C सबसेट है वो C सबसेट का कोई भी एलिमेंट इन सबसेट से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग भाग रहा है। ठीक है, अगर एक आध भी एलिमेंट इनसे मैच हो रहा होता या सेम कॉमन एलिमेंट मिल जाता तो सी ऐसे अलग नहीं होता, सी इसके पास में होता। समझ आया? वेन डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम देख के समझ जाते हैं हम कि कौन सा किसका सबसेट है, कौन से एलिमेंट किस सबसेट में कॉमन है। अब मैं यहाँ पे ई की बात करूँ तो ई और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ई बी से अटैच नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे यही देखना है हमें वेन डायग्राम में कि कौन सा सबसेट किससे अटैच हो रहा है। उसके लिए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। अब ये क्या है? ये वेन डायग्राम के अटैचमेंट को समझाने के लिए हमें ऑपरेशन समझाए गए। तो इसमें हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथ्स के ऑपरेशंस हमें पता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस एंड माइनस। उसको इसमें सेट में किस तरह से यूज़ करेंगे? भाई मैथ्स के प्लस माइनस हम छोड़े आए हैं, अब हम 11th में आ गए, अब हम बड़े हो गए, प्लस माइनस यूज़ नहीं होंगे। अब हम उसको प्लस को हमने फॉर्म दे दिया यूनियन का। मतलब अगर दो सेट का मैं ऐड कर दूँ, कोई भी दो सेट लिए, दोनों को ऐड करके एक मैंने नया सेट बना लिया, तो वो सेट मेरा किस में फॉर्म होगा? यूनियन में। तो उनको जब ऐड किया तो मैं A प्लस बी नहीं लिखूंगी, उसको लिखूंगी मैं A यूनियन B। तो ये जो मेरा सिंबल है, ये किसका सिंबल है? मेरा यू शेप यूनियन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि जो सेट A है और सेट B है, दोनों के एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इसका ऑपोजिट करूँ कि मैं B को A से ऐड करूँ, तो भाई दोनों में एलिमेंट्स तो सेम ही आएंगे ना। ए को बी से ऐड करो या बी को ए से ऐड करो, बस यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, हमें यूनियन बोलना है। सो बी यूनियन ऑफ बी, सॉरी ए इज यूनियन ऑफ बी, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बी इज यूनियन ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो सेट आ रहा है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? क्यूमुटेटिव लॉ। ये हम पढ़ के आए हैं, हम 7th स्टैंडर्ड से हमारे लॉज पढ़ते आ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारा? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है जिसमें हमारे ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, तो ए यूनियन बी हो जाएगा और यूनियन सी। ये भी हमारे कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अब इसको समझो, पहले क्या किया मैंने? बी यूनियन सी किया है। बी यूनियन सी से जो मेरा सेट आएगा, फिर उसका यूनियन किसके साथ किया मैंने? ए के साथ किया, तो ये मेरा कैसा हुआ? सेट ऑफ यूनियन, यूनियन सेट है। ठीक है, सिमिलरली ए यूनियन बी, तो पहले मैंने ए और बी का यूनियन कर लिया। ठीक है, ए और बी यूनियन सेट बनाया। ए और बी यूनियन सेट बनने के बाद फिर मैंने वो जो मेरे पास आंसर आया, जो सेट आया, वो सेट का मैंने सी के साथ यूनियन बनाया, तो दोनों मेरे आंसर कैसे आएंगे? इक्वल। ये मेरा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। अब फाई के साथ करते हैं, तो फाई यूनियन ए मेरा क्या रहेगा? फाई रहेगा, या फिर फाई यूनियन ए मेरा ए बी रहेगा। देखो डायग्राम से ही समझेंगे हम इसको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ए यूनियन ए को ए के साथ ही यूनियन कर रहे हैं, तो हमें पता है भाई ए ही आएगा आंसर। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है ये हमारा। अब हमारा ए यूनियन ए हो गया इक्वल ए, तो ये हो गए हमारे यूनियन की प्रॉपर्टी। क्लियर? अब हम समझते हैं इंटरसेक्शन। बस वही, क्या अभी तक हमने प्लस किया, अब हमें माइनस करना है। दो सबसेट हैं, एक सेट को दूसरे सेट से हम जब माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसा होगा, तो समझते हैं। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे यू को आप उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा? ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इक्वल किसके होगा, बी इंटरसेक्शन ए के होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जब हम लगाएंगे इंटरसेक्शन के लिए, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब हमारा थर्ड आता है फॉर आइडेंटिटी लॉ। सो फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई के इक्वल भी होगा मेरा, और फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल किसके होगा, मेरा ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब मेरा कौन सा लगेगा, ए इंटरसेक्शन ए, आइडेम्पोटेंट लॉ लगेगा। तो ये भी मेरा किसके इक्वल होगा भाई, ए का ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक और लॉ ऐड हो जाता है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे होते हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हमारे, इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, और वेन डायग्राम के भी। चलिए और आगे समझते हैं हम लोग। अब हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट का लास्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। अभी हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, अब इंटरसेक्शन और डिफरेंस में क्या मतलब होता है, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये मेरा ए सेट है, और मैंने बी सेट और ले लिया 4, 6, 8, 5, 7। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, एक सेट ए है एक सेट बी है। अब मैं अगर इसमें बोलूँ कि फाइंड ए यूनियन बी, एग्जाम्पल से समझ लो, यूनियन इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी मतलब है ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट कंबाइंड करेंगे, और अगर उनमें कुछ कॉमन है तो उनको वन टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन एलिमेंट हम सारे कंटेन करेंगे किसमें, यूनियन में। तो अब लिखते जाइए, ए से स्टार्ट करते जाइए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब 4, 6, 8 मेरे रिपीट होंगे, तो वो मुझे वन टाइम ही लिखना है। अब मेरा बचा 5, 7। ठीक है, तो इसको ऑर्डर में लिखो नहीं लिखो नो प्रॉब्लम, बट हम ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो ये 5 को और 7 को मैं ऑर्डर में लिख लेती हूँ। अभी मेरा एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया सेट। ठीक है, तो ये होता है मेरा यूनियन। यूनियन क्लियर हुआ, कंबाइंड करना है, दो सेट को कंबाइंड करना है, और अगर उनमें कुछ कॉमन है तो उनको रिपीट नहीं करना है, वन टाइम लिख देना है, लेकिन एलिमेंट सारे कंटेंस हो जाना चाहिए। ये होता है हमारा यूनियन। अब इसी का मैं यही सेट का आपको बताती हूँ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन बताती हूँ आपको कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेना। इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब कॉमन एलिमेंट मुझे लेना है, मैंने बताया था क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, तो वो वैसे हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सा है, 4, 6 और 8, और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो ये होता है मेरा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन निकालेंगे तो कंबाइंड सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब समझते हैं हम ए माइनस वी। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, अब इसी का मैं ए माइनस वी निकालूं, तो यहाँ पे आप देखो ए पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, बी माइनस ए भी निकालूंगी मैं इसका। तो अब ए पहले आ रहा है, तो ए में से मुझे क्या करना है, बी के एलिमेंट को माइनस करना है। ए मेरा पहले है, और ए के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से मुझे बी के एलिमेंट। तो अब देखो लिखते जाओ, ए का एलिमेंट 2 आ गया, 4, 4 माइनस हो गया 0, 6, 6 0, 8, 8 0, क्या बचा मेरा 10, और क्या बचा 12। ये क्या है, मेरे ए के एलिमेंट आए, ए में से सब्ट्रैक्ट किए तो मैं ए के एलिमेंट लिखूंगी, फिर बी के नहीं लिखूंगी, बस बी के जो कॉमन थे वो मैंने हटा दिए। ठीक है, अब मैं करूँ बी माइनस से, तो बी में से ए माइनस करना है मुझे, तो बी में से ए माइनस करना है, तो जो मेरा पहले सेट होता है मुझे उसी के एलिमेंट लिखने होते हैं, तो जो कॉमन है वो तो कट गए, बचा क्या मेरा 5, 7। अब आप इन दोनों सेट को देखो, कंपेयर करो कि क्या ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल आ रहा है,
ये सेट के एलिमेंट डिफरेंट है, ये सेट के एलिमेंट डिफरेंट है, सो दीज आर नॉट इक्वल। यही स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ठीक है। इंटरसेक्शन में आप देखोगे तो इंटरसेक्शन हमारा बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ए और बी के मुझे कॉमन चाहिए, तो बी में से ए के कॉमन ढूंढो या ए में से बी के कॉमन ढूंढो, कॉमन तो सेम ही आएंगे ना। तो यहाँ पे मेरा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाता है? बी इंटरसेक्शन ए के। सिमिलरली यूनियन के लिए भी है, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा। और डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आपको ये दो सेट ही दिए हैं, यही सेट के एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं सभी में। अब मुझे वेन डायग्राम बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लूँगी, ये दोनों सेट जो है ना वो यूनियन सेट के हैं, तो मैंने यू बना लिया। अब मुझे क्या करना है, ये ए और बी सबसेट है किसके? यूनिवर्सल सेट के। हम लेके चलते हैं, हमारा एजम्पशन रहता है, ठीक है, वेन डायग्राम में, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सबसेट डिफाइन करते हैं। अब ए के जो एलिमेंट है और बी के एलिमेंट कुछ कॉमन दिख रहे हैं हमें, सेट में हमें दिख रहा है कि कुछ एलिमेंट जो है वो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कॉमन है। तो अगर मैंने ए सबसेट बनाया, तो उसके बाद मेरा बी किस तरह से बनेगा? कुछ अटैच हो रहे हैं, मतलब कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो आधा बी अंदर जाएगा और आधा बी बाहर आएगा। आधा बी ए के अंदर जाएगा, आधा बी बाहर। इसका मतलब क्या है कि बी के कुछ एलिमेंट और ए के कुछ एलिमेंट सेम है। वो सेम वाले एलिमेंट ये है, ठीक है, समझे? ये वाले एलिमेंट जो है ये कॉमन वाले हैं, ये कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट है। अब अगर ये तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया ये इसको देख के, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, इसको शेडेड कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ भाई आप इसको सेट के फॉर्म में लिखिए कि यूनियन सेट है या इंटरसेक्शन सेट है। तो ये मेरा कौन सा सेट है? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये कौन सा है मेरा? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? चलिए, अब अगर मैं आपको एक और वेन डायग्राम दूं, क्या ए, ठीक है, और बी, और कौन सा दूं? चलो सी दे दो। ये बी और ये सी, और यहाँ पे ये रीज़न पूछा है मैंने आपसे, ये वाला रीज़न पूछा है, इसको आप डिफाइन कीजिए। तो आप क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी तरह से भी लिख लो, ठीक है। तो तीनों का कॉमन, ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं एक और वेन डायग्राम दूँ आपको, एक वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दूँ, एक सेट है और ये वाला एरिया, ये एरिया को कैसे डिफाइन करोगे आप? देखो आप ध्यान से देखना, ये दोनों मिला के मेरा कौन सा सेट है? ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है। लेकिन मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है? ये वाला पार्ट है ना सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? ए में से। तो ए में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? ए में से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया? ए सबसेट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट आएगा ये मेरा होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? चलिए, अब हम समझते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यही अगर हम एक वेन डायग्राम ले लें, अब ए के लिए समझेंगे बस हम यहाँ पे, फिर बी को ले लेंगे। मैंने ए ले लिया, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो किसके एलिमेंट कहलाएंगे? ए सेट के, ठीक है, सेट ऑफ ए, ठीक है, ये मेरा यू है। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या होगा? तो भाई ए के बाहर के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब ए डैश के हैं और अंदर वाले ए के हैं। ए सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो मेरे सेट ए के एलिमेंट हैं, और यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं वो सारे मेरे किसके एलिमेंट हैं? ए डैश के। तो ए डैश होता क्या है? ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ए डैश क्या है? ए डैश जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट किसका? ऑफ सेट ए।
ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं होंगे और जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो जो ए के एलिमेंट है वो यू में से ए डैश माइनस कर दो, या ये कहो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल यू माइनस ए। हम कह सकते हैं क्या कि जो ए के एलिमेंट हैं वो यू में से सारे ए डैश के सबट्रैक्ट कर दो तो कौन से बचेंगे, ये वाले। समझ आया? अब अगर यही कॉम्प्लीमेंट का मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आएगा, मेरा ए आएगा। ए डैश का मैं कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं तो ए डैश का जब कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर एलिमेंट हैं जब मैं इनके कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूंगी तो कॉम्प्लीमेंट सेट तो वही है ना जो अंदर है, तो वो मेरा ए सेट है। क्लियर? तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए अभी मैंने समझा दिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सेम सेट आ जाता है हमारा। क्लियर? अब हमारी डी मॉर्गन्स लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ को समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए और ए डैश दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो भाई कॉमन एलिमेंट किसके होंगे, किसके इक्वल होंगे, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ही है ना दोनों का यूनियन निकालेंगे वो यूनिवर्सल सेट के होंगे। भाई इंटरसेक्शन तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये सेपरेट है और बाहर सेपरेट है। तो दोनों का मैं जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन सेट। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा फाई के इक्वल आएगा ए और ए डैश का, और जब यूनियन करेंगे तो ए और ए डैश के एलिमेंट मिलके मेरा कौन सा सेट बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसको समझते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो सेट है, ठीक है, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स, तो जब उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन फाइंड करते हैं, जब उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन निकालते हैं तो उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ठीक है, उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। अब इसको ना हम कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं। वो सेकंड भी समझ लो, क्या कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, तो उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के। किसके इक्वल होगा, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसको हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये हमारी डी मॉर्गन्स लॉ को, जैसे मेरा यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक और सेट ले लिया मैंने ए सबसेट ऑफ यू, तो जो मैंने ले लिया 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे कहूँगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकाले, तो मेरा ए डैश क्या आएगा, जो ए में है बस वो एलिमेंट मुझको छोड़ देने हैं यू सेट में से, और बाकी के रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे 1, 5, 6, 7, ये एलिमेंट्स मेरे कौन से, ये एलिमेंट्स किसके होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट समझ में आ गया कि ए सेट ये है, ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, बस जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़ करके हमारे यू के सारे एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इस लॉ को फॉलो करते हैं। क्या कह रहा है ये कि ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ पे मैं एक सेट और ले लेती हूँ, यहाँ पे हमें यू की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं है। बी निकाला मैंने 1, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी डैश क्या आएगा, बी डैश आएगा मेरा 2, 5, 6, 7, ये मेरा बी डैश आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए डैश और बी डैश का यूनियन कर रही हूँ, दोनों का यूनियन देखो, ए डैश यूनियन बी डैश। अब रखते जाइए 1, 2, 5, 6, 7। आपको पता है यूनियन क्या होता है, दोनों का कंबाइंड, कोई कॉमन आ रहा है उसको वन टाइम लिखना है, तो ये मेरा क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब ये मुझे किसके इक्वल लाना है, दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के। अब मैं क्या निकालूंगी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन भी मुझे पता होना चाहिए क्या, ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं मुझे, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये है ए है और ये बी है, तो दोनों में 3 और 4 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 3 और 4 कॉमन है। अब मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है,
मुझे क्या, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए और बी। ए और बी में कॉमन कौन से हैं, 3 और 4। अब आप यू में चले जाइए, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में ये वाले एलिमेंट को छोड़ करके सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर। तो 3 4 छोड़ दो, कि कौन कौन से बचे, 1 2 5 6 7। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लो, ये सेट में भी यही एलिमेंट है, ये सेट में भी यही एलिमेंट है। तो यहाँ से मेरा ये जो लॉ है वो प्रूफ हो रहा है कि ये इसके इक्वल होता है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला लॉ भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल में एक सर्वे हुआ जिससे 400 स्टूडेंट हैं, तो क्या फाइंड हुआ, देन दे गेट 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, मतलब जो 100 बच्चे हैं वो एप्पल जूस लेते हैं, और 150 ऑरेंज जूस लेते हैं, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ, मतलब 75 बच्चे जो निकले वो कॉमन निकले, जो एप्पल जूस भी लेते हैं और ऑरेंज जूस भी लेते हैं। देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना तो वो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है। देखो अब इसमें कोई सेट नहीं गिवन है तो हमें सेट नहीं लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट गिवन है, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है क्या, नंबर ऑफ। अब U क्या है मेरा, U यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट कितने का स्टूडेंट्स का है, 400 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 4। ठीक है, अब A जो है वो सबसेट ऑफ U है, तो A सबसेट के हम नंबर्स लिखेंगे तो कितने, 100। ठीक है, सेकंड सबसेट होगा हमारा जो ऑरेंज जूस का है, तो वो कितने बच्चे हैं हमारे, 150। अब ये 75 कौन से है, कॉमन है, तो कॉमन किस में आता है हमारा, इंटरसेक्शन में आता है, तो नंबर ऑफ किसके होगा, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75। अब देखो नंबर ऑफ A, ये किस सेट के नंबर्स लिखे हैं मैंने, एप्पल जूस के, एप्पल जूस के बच्चों के नंबर्स हैं। ठीक है, और ये है ऑरेंज जूस पीने वाले बच्चों का सेट। ठीक है, और ये कॉमन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है भाई कि ऐसे स्टूडेंट जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो पहले एप्पल जूस नहीं लेने वाले बच्चों के नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट, मतलब जितने बच्चे एप्पल जूस ले रहे हैं तो टोटल में से अगर हम जितने ले रहे हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन से आएंगे, कॉम्प्लीमेंट वाले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A डैश, ये क्या है, किसके नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके हैं ये, ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट A डैश। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट A के का सेट A का कॉम्प्लीमेंट है A डैश, और इसके नंबर ऑफ क्या होंगे, जो नंबर ऑफ U में से सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ B डैश, सिमिलर किसके लिए, जो ऑरेंज जूस नहीं ले रहे हैं। अब लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग, ना तो वो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही वो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब दोनों ऐसे बच्चे निकालने हैं हमें, कॉमन बच्चे जो दोनों ही जूस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्लियर। अब अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल किसके होता है, A यूनियन B डैश। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ चल रहा है तो यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ ही चलेगा। अब इसको एज इट इज चल ले दो क्योंकि यही फाइंड करना है हमें। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या होता है, A यूनियन B क्या होता है, A और B का कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे A यूनियन B हमें तो क्या करना है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, टोटल U सेट में से जब मैं A यूनियन B सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो देखो समझना, नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B, मैंने करेक्ट लिखा है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, टोटल यूनिवर्सल सेट में से मैंने कौन से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए, जो A यूनियन B है। देखो इसको एक है ना डायग्राम से भी समझो, ये सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, ये A और B। अब ये पूरा रीजन जो है ये क्या है मेरा, A यूनियन B,
और ये सेट है मेरा U। अब मुझे चाहिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, मैंने बताया था ना, इसके सारे अंदर के जो एलिमेंट है वो A यूनियन B है, रेस्ट ऑफ एलिमेंट किसके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो बाकी के जो बचे हैं वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं ना, तो वो जब मैं U में से A यूनियन B सब्ट्रैक्ट करूँगी तभी तो ये बचेंगे ना बाहर वाले, बस वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसको मैं और सॉल्व कर लेती हूँ। क्या कि नंबर ऑफ U एक माइनस A यूनियन B किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको भी मैं ग्राफ इस डायग्राम से समझा देती हूँ कैसे, कि जैसे ये A है और ये B है। ठीक है, तो A यूनियन B कैसे लिखूंगी मैं नंबर के फाइंड में, A के नंबर्स सारे आ गए प्लस B के नंबर सारे आ गए। तो देखो दोनों में कॉमन थे ना, वो भी डबल बार आ गए। देखो A के अंदर के सारे आए तो इधर से गए सारा, B के सारे एलिमेंट आए तो इधर से गए सारे, तो ये 2 बार आ गया। तो इसलिए हमें एक इंटरसेक्शन उनका एक कॉमन हमें माइनस करना पड़ता है, इसलिए हम माइनस लगाते हैं यहाँ पे। तो माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये समझ आया। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ U हमारा कितना है 400 माइनस, अब रखते जाओ, नंबर ऑफ A मेरा 100, नंबर ऑफ B मेरा 150 और A इंटरसेक्शन B मेरा कितना है 75, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 225। ठीक है, तो 225 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा एंड यही होता है। मैंने मोस्टली टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स ले लेके क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। अब अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दूंगी, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।